दोस्तों आज फैमिली लॉ सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द टर्म ऑफ हिंदू यूज्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पारसी। क्योंकि दोस्तों देखो, जैसे हमने कल सेक्शन नंबर 2 पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि जो सेक्शन नंबर 2 है वो हमें इस बात की जानकारी देती है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो किन व्यक्तियों पर लागू होगा और किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। तो जब हमने सेक्शन 2 की क्लॉज 1 की सब क्लॉज बी पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि यदि कोई व्यक्ति धर्म से जैन है, बौद्ध है या फिर सिख है, उन व्यक्तियों पर क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होगा। तो उसका आंसर यहीं से निकलता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति पारसी होंगे उन पर क्या नहीं होता, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। हिंदू मैरिज एक्ट पर्सियन पर लागू नहीं होता, इस बात की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस बात की जानकारी दोस्तों 2 की 1 की सब क्लॉज सी से होती है, जिसमें लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 4 धर्म से बिलोंग करता है, कौन कौन से? मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन और ज्यूज। अगर कोई व्यक्ति इन 4 धर्मों से ताल्लुकात रखता है, इनका अनुयायी है, तो उस पर क्या नहीं होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। और लागू किस पे होगा? जैन, बौद्ध और सिख पर। देखो हमने बहुत अच्छे से कल डिटेल में डिस्कस किया था ये वाली बातें, जिसमें बताया था कि यदि कोई जैन, बौद्ध और सिख है बाय रिलीजन, तो उस पर क्या होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। और यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है और ज्यूज है, तो इन पर क्या नहीं होगा, हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, हिंदू विधि के अंतर्गत एक ही पूर्वज किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों से अवजनित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? मतलब क्या हुआ इसका, कि आपको बताना है कि हिंदू लॉ के अंदर कोई पर्सन डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, यानी कि उसके क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, पूर्वज क्या है, सेम है, लेकिन उसके पूर्वजों में जो वाइफ है वो डिफरेंट है, तो ऐसे व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसका कुछ फैमिली चार्ट इस तरीके से होगा। हो सकता है आपके अभी क्वेश्चन भी समझ नहीं आया हो कि भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर का मतलब कि जो व्यक्ति है वो क्या हुआ, एक हो गया, लेकिन इसकी क्या है, डिफरेंट वाइफ है। एक सपोज करो क्या हो गई, वाइफ 1 हो गई, दूसरी क्या हो गई, वाइफ 2 हो गई। ठीक है, अब सोचो कि इसको वाइफ 1 से एक बेटा पैदा हुआ S1 और वाइफ 2 से दूसरा बेटा पैदा हुआ S2। तो ये दोनों S1 और S2 इनके क्या हुए, वंशज हुए, यानी कि डिसेंडेंट हुए, और ये लोग क्या हुए, इनके पूर्वज हुए, एंसेस्टर हुए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो S1 और S2 है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? तो भाई इनके बीच में होगा कौन सा, हाफ ब्लड का। अगर कोई संतान इस तरीके से पैदा होती है तो उसको हम हाफ ब्लड या फिर अर्ध रक्त संबंधी के नाम से जानते हैं। अब देखो ये जो अर्धरक्त की जो डेफिनेशन दी गई है दोस्तों, वो दी गई है जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के सब क्लॉज सी से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, हाफ ब्लड की। और साथ में सेक्शन 3 की सब क्लॉज सी के अंदर दोस्तों फुल ब्लड अर्थात पूर्ण रक्त की भी परिभाषा दी गई है, यानी कि हाफ ब्लड और फुल ब्लड, इन दोनों की जो डेफिनेशन दी गई है दोस्तों, वो दी गई है सेक्शन 3 की सब क्लॉज सी के अंदर। मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि ये रहा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट और इसकी सेक्शन 3 के अंदर दोस्तों डेफिनेशंस दी गई हैं। जब आप इसकी सब क्लॉज सी देखोगे तो यहाँ पर आपको सी के अंदर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, फुल ब्लड और हाफ ब्लड की डेफिनेशन। जैसे ही आप इसको हिंदी में भी देखोगे तो देखो जो गय है यहाँ पर लिखा गया है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त के संबंध में तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी के द्वारा पैदा हुए हों। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण रक्त का। पूर्ण रक्त का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि इसकी क्या है, फादर भी यही है, जो मदर हैं वो भी क्या है, एक ही हैं। अब इन दोनों से जो बच्चा पैदा हुआ, सन या फिर डॉटर जो भी पैदा होगा, वो क्या होगा दोस्तों, फुल ब्लड होगा।
यानी कि पूर्ण रक्त होगा। लेकिन अगर वहीं पर जो अर्ध रक्त है, अर्ध रक्त के बारे में इन्होंने क्या बताया है कि अर्ध रक्त से यानी कि हाफ ब्लड से तब तक कि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न भिन्न पत्नियों के द्वारा पैदा हुआ हो, मतलब अवजनित हुआ हो। भिन्न भिन्न पत्नियों से कैसे, जैसे कि उसका हस्बैंड ये है और उसकी एक थी वाइफ 1, दूसरी थी क्या वाइफ 2। अगर वाइफ 2 से उसको क्या हुआ S2 पैदा हुआ और इससे क्या हुआ S1 हुआ, तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा ना दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, हाफ ब्लड कहलाएगा, यानी कि अर्ध रक्त कहलाएगा। और इन दोनों का जो रिलेशन होगा सन का और डॉटर का, वो कौन सा होगा दोस्तों, फुल ब्लड का रिलेशन होगा। किनका, इनके बच्चों का दोस्तों, ये जो बच्चे हैं ना पैदा हुए हैं सन और डॉटर, इनका कौन सा रिलेशन होगा, ये फुल ब्लड रिलेशन होगा, पूर्ण रक्त वाला। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं, एक और ऑप्शन दिया गया है इसमें, यूटेरिन ब्लड। देखो फुल ब्लड समझ में आ गया। फुल ब्लड में क्या हुआ भाई, एक ही पेरेंट्स हैं उसके, फादर और मदर सेम है, और इनसे जो भी बच्चे हुए S1 हुआ, S2 हुआ, S3 हुआ, ये तीनों के तीनों क्या हुए, फुल ब्लड हो गए। और हाफ ब्लड में क्या हुआ, हाफ ब्लड में हस्बैंड क्या हुआ, सेम रहा, और वाइफ 1 हो गई, वाइफ 2 हो गई। इससे इसको S1 पैदा हुआ, इससे इसको S2 पैदा हुआ, तो इन दोनों का जो रिलेशन हुआ वो कौन सा हुआ, हाफ ब्लड का हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें यूटेरिन ब्लड, यानी कि एकोदर रक्त संबंधी। एकोदर रक्त संबंधी भी आ सकता है, और दोस्तों विपित्रज रक्त संबंध भी आ सकता है, विपित्रज। अब इसमें क्या होता है, देखो यूटेरिन ब्लड में इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो महिला है यानी कि लेडीज है, मदर है, मदर क्या है, एक है, लेकिन उसका हस्बैंड अलग अलग हो गए। यहाँ पर एक H1 हो गया, यहाँ पर उसका दूसरा हस्बैंड क्या होगा, H2 होगा। अब इस महिला को एक बच्चा तो H1 से हो गया, यानी कि उसको हम क्या नाम दे देते हैं, S1, और इसको एक बच्चा H2 से हो गया, यानी कि इसको नाम दे दिया हमने S2। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, यूटेरिन ब्लड रिलेशन बोलेंगे। यानी कि जहाँ पर हस्बैंड क्या हो, एक से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरिन ब्लड बोलते हैं। और जहाँ पर दोस्तों महिलाओं की संख्या यानी कि वाइफ की संख्या एक से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ ब्लड बोलते हैं। इसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे, हाफ ब्लड, और इसको यूटेरिन ब्लड। और यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, फुल ब्लड। ठीक है, समझ में आ गया अब आपके कि भाई हाफ ब्लड क्या है, फुल ब्लड क्या है, और यूटेरिन ब्लड क्या है। तो जैसा कि इसमें पूछा था, एक ही पूर्वज किंतु भिन्न पत्नियों से अवजनित, भिन्न पत्नियों से मतलब ये वाला कंसेप्ट, और इसमें क्या हुआ दोस्तों, हाफ ब्लड। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नांकित कथन को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर दें। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट है दोस्तों, दो व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनके पिता एक हों और वे एक ही पत्नी की पैदाइश हों। अभी डिस्कस किया दोस्तों, फुल ब्लड कोई भी व्यक्ति कब कहलाएगा, जब उसकी फादर और मदर सेम हो और इनसे जो बच्चे पैदा हुए ये कैसे होंगे, फुल ब्लड होंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। नेक्स्ट दोस्तों स्टेटमेंट सेकंड, दो व्यक्ति एक दूसरे के विपित्रज हैं। विपित्रज का मतलब दोस्तों यूटेरिन ब्लड से होता है। यूटेरिन ब्लड कौन सा ब्लड, यानी कि जिसमें जो मदर है वो क्या है, एक है, लेकिन हस्बैंड की संख्या एक से ज़्यादा है, यानी कि H1 और H2 के पास में। तो दो व्यक्ति एक दूसरे के विपित्रज रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनकी माताएं एक हों, यानी कि माता क्या है, एक है, लेकिन वे अलग अलग पतियों की पैदाइश हों। अलग अलग पति से यहाँ पर हमने क्या पैदा किया था, S2, और यहाँ पर क्या पैदा किया था, S1। तो ये क्या होगा रिलेशन दोस्तों, यूटेरिन ब्लड होगा, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों स्टेटमेंट 3, दो व्यक्ति एक दूसरे से अर्ध रक्त संबंधी कहलाते हैं। अर्ध रक्त जैसे ही आता है, यानी कि हाफ ब्लड जैसे ही दिमाग में आया तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि भाई हाफ ब्लड, हाफ ब्लड में हस्बैंड एक और वाइफ 2, वाइफ 1 और वाइफ 2। अब इसने क्या कहा है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से अर्ध रक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनके पिता एक हों और माता और वो एक ही पत्नी की पैदाइश हो। तो देखो दोस्तों उसका पिता भी एक हो और पत्नी भी एक ही पैदाइश हो, तो ऐसा तो नहीं होता भाई। ऐसा कंसेप्ट तो किस में होता है, फुल ब्लड में होता है कि जहाँ पर एक ही पति है और एक ही पत्नी है। लेकिन अर्ध रक्त में तो क्या होता है, मोर देन वन वाइफ होती हैं।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। स्टेटमेंट 3 इज द रॉन्ग। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 क्या कहती है दोस्तों कि दो व्यक्ति एक दूसरे के अर्धरक्त संबंधी कहलाते हैं यदि उनके पिता एक हों किंतु माताएं अलग अलग हों। देखो अभी देखा कि फादर क्या है, एक है, लेकिन उनकी पत्नियां क्या है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1, 2 और 4 ये सही है और तीसरी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1, 2, 4 क्या है, करेक्ट है, बट 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। जब दो व्यक्ति एक ही साझे पूर्वज के वंश हों परंतु वे भिन्न भिन्न पत्नियों से हों तो उन्हें एक दूसरे से किस आधार पर संबंधित कहा जाता है। तो देखो एकदम से फैमिली चार्ट ड्रॉ करो। इसने कहा है कि भाई पूर्वज हैं वो क्या है, एक ही साझे के हैं, यानी कि कॉमन एंसेस्टर हैं। एंसेस्टर होता है दोस्तों ऊपर की साइड में, एंसेस्टर मतलब जैसे कि ये सन हुआ, इसके ये क्या हुए, फादर, इसके फादर कौन हुए, ये, और इसके भी फादर अगर हम मान लेते हैं ये, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, एंसेस्टर होते हैं। और ये क्या होते हैं दोस्तों, डिसेंडेंट, वंशज। और ये क्या हो गए दोस्तों, एंसेस्टर मतलब पूर्वज। और अगर इसी का जो फीमेल वर्जन लिखना हो मुझे एंसेस्टर का, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एंसेस्टर्स। जैसे आप मूवी में देखते होगे एक होता है क्या, एक्टर, जो हीरो होता है, और जो हीरो के साथ में हीरोइन दिखाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों एक्ट्रेस। ठीक है, ये बातें इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। तो ऊपर की साइड में क्या होगा, पूर्वज होगा, नीचे की साइड में क्या होंगे, वंशज होंगे। तो इसने कहा है एक ही साझे के पूर्वज वंश। पूर्वज वंश का मतलब एंसेस्टर से है दोस्तों। ठीक, और भिन्न भिन्न पत्नियां उसकी, तो भिन्न भिन्न पत्नियां अगर किसी व्यक्ति की होंगी तो किस में होंगी दोस्तों, हाफ ब्लड में होंगी। क्योंकि हाफ ब्लड में हमने क्या देखा था कि हस्बैंड एक है और उसकी क्या है, वाइफ 1 है और वाइफ 2 है। अब इससे अगर S1 हुआ, इससे अगर S2 हुआ, तो ये रिलेशन क्या कहलाता है दोस्तों, हाफ ब्लड का कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो आपको बस बहुत अच्छे से ये जो चार्ट है ना, ये जो मैंने एक ही पहले ही क्वेश्चन में आपको तीनों चार्ट बता दिए कि भाई हाँ ये चीज़ें सारी की सारी क्या होती हैं। इसी चीज़ को आपको दिमाग में फ्रेम करना है बहुत अच्छे से, और इसी के ऊपर जो आगे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको प्रैक्टिस करना है। ये इतने आसानी से आपके याद नहीं होंगे, आपको लेक्चर खत्म होने के बाद में इस पर बहुत अच्छे से कमांड बनानी है, तभी आपके ये अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉल हो सकेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। दो व्यक्ति आपस में किस संबंध से संबंधी माने जाएंगे जब वे एक ही पूर्वज परंतु अलग अलग पतियों के वंशज हो। यानी कि उसके क्या है, पति अलग अलग हैं। यानी कि इस बार क्या है दोस्तों, जो मदर है वो एक है लेकिन उसके पति अलग हैं। यानी कि यहाँ पर H1 हो गया और यहाँ पर क्या होगा, H2 होगा। तो इससे जो पैदा हुआ क्या हुआ, S2, और इससे हमने क्या मान लिया, S1 हुआ। इस फ्रेम को हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। कि भाई मदर एक है, हस्बैंड एक से ज़्यादा है और उनसे एक बच्चा ये हुआ, एक ही हुआ। अब इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, जल्दी से रिकॉल करो। तो कौन सा होगा भाई, यूटेरिन ब्लड। यानी कि एकोदर रक्त। एकोदर रक्त को या फिर विपित्रज भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि देखो जो फुल ब्लड होता है, फुल ब्लड में भाई क्या होता है, सेम एक ही हस्बैंड होता है और एक ही वाइफ होती है। लेकिन जो हाफ ब्लड होता है, हाफ ब्लड में दोस्तों हस्बैंड तो एक होता है लेकिन उसकी वाइफ एक और दो होती हैं। और यूटेरिन ब्लड में क्या होता है कि जो मदर है वो एक होती है, उसके हस्बैंड एक और 2 यानी कि एक से ज़्यादा होते हैं। अब इससे सपोज करो S2 हो गया, इससे S1 हो गया, इससे S1, इससे S2। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा हुआ, यूटेरिन ब्लड का। इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा हुआ, हाफ ब्लड का। अगर इनसे भी अगर कोई S1, S2 पैदा हो रहा है तो उन दोनों का रिलेशन कौन सा हुआ, फुल ब्लड का होगा। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, राजीव गांधी का। जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी की शादी किससे हुई थी दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा, सोनिया गांधी से हुई। तो राजीव गांधी और सोनिया गांधी की जब आपस में शादी हुई
उनसे उनको 2 संतान पैदा हुई। कौन कौन सी? एक राहुल गांधी और दूसरा दोस्तों प्रियंका गांधी। ठीक है, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो आपस में रिलेशन है वो कौन सा है दोस्तों? पूर्ण रक्त का है, यानी कि फुल ब्लड का है, क्योंकि भाई इनकी जो माता पिता हैं वो क्या है? एक ही हैं, सेम है। समझ आ गया अब आपके कि भाई फुल ब्लड का रिलेशन कैसा होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2 व्यक्तियों को एकोदर रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है यदि वे अवजनित हुए हैं, यानी कि 2 पर्सन आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूटेरिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम। आपको बताना है कि जो 2 व्यक्ति हैं, सपोज करो एक S1 हो गया और दूसरा क्या हुआ? S2 हो गया। अब ये क्या है? एकोदर रक्त से जुड़े हुए हैं। एकोदर रक्त का मतलब दोस्तों यूटेरिन ब्लड। यूटेरिन ब्लड का मतलब क्या होता है? जिसमें महिला यानी कि जो मदर होती है वो क्या होती है? एक होती है और उसके हस्बैंड एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर H2 कर लिया हमने और यहाँ पर क्या कर लिया? H1 कर लिया। सपोज करो S1 किससे हुआ? H1 से, और S2 किससे हुआ? H2 से। ठीक है, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा यूटेरिन ब्लड वाला रिलेशन। किसका? इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा कौन सा होगा? यूटेरिन ब्लड का। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। समान पत्नी के एक ही पूर्वज से, गलत। नेक्स्ट, अलग अलग पत्नियों के एक ही पूर्वज से, अलग अलग पत्नियों के एक ही पूर्वज से, बिल्कुल गलत। समान पति से एक ही पूर्वज से, ये भी गलत। अलग अलग पतियों से एक ही पूर्वजों से, देखो इसकी पूर्वजों क्या है? एक है, यानी कि महिला क्या है? मदर क्या है? एक है, और उसके पति क्या है? एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि अलग अलग पतियों से एक ही पूर्वजों से। पूर्वजों मतलब दोस्तों फीमेल वर्जन। फीमेल वर्जन का सिंबल कैसा होता है दोस्तों? ऐसे कि आपने गोला बनाया और उसमें इस तरीके से नीचे किया, ये किसका होता है सिंबल? फीमेल का। ठीक, एंसेस्टर्स लिखा है, देखो यहाँ पर डबल S लगाया है। ठीक, अगर वो पुरुष होता तो पुरुष को क्या कहते हैं दोस्तों? एंसेस्टर, और महिला होती तो एंसेस्टर्स, जैसे एक्टर और एक्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। सपिंड नातेदारी से जुड़े नियम किसके सिद्धांत पर आधारित हैं? देखो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल रिलेटेड टू सपिंडा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। इसने पूछा है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप होती है उसके जो नियम हैं दोस्तों वो किस प्रिंसिपल पर बेस होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्सोगेमी। एक्सोगेमी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप होती है उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? एक्सोगेमी पर। अब एक्सोगेमी क्या होती है? एक्सोगेमी का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति ने अपने स्वयं के ग्रुप से बाहर जाकर, जैसे कि वो उसका जितना भी रिलेशन था वो यहाँ पर था, लेकिन इस ग्रुप से बाहर जाकर उसने क्या करा है? अपना विवाह किया है इस ग्रुप में। ठीक है, यानी कि अपने स्वयं के समूह से बाहर जाकर किसी ने अगर विवाह किया है तो उस प्रथा को क्या बोलते हैं? हम एक्सोगेमी बोलते हैं। अब भी हो सकता है कुछ लोगों के आपके समझ में नहीं आई होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि जब हम हिंदू मैरिज एक्ट का अभी लगभग 10 या 12 दिन के बाद ही सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाऊंगा मैं। फिलहाल के लिए आप ये जानो कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है दोस्तों उसको हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 3 के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन में F पर आती है। F, जैसा कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो F में आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सपिंडा रिलेशनशिप। तो दोस्तों सपिंडा रिलेशनशिप कहूँ या फिर मैं आपको क्या कहूँ? सपिंड नातेदारी। ये दोस्तों 6 में या फिर 3 की सब क्लॉज F के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, जो भी आपका मीडियम होगा। अब सपिंडा रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सपिंडा रिलेशनशिप में जो शादी करना होता है दोस्तों वो गलत माना जाता है। गलत कैसे? अगर 2 व्यक्ति
आपस में सपिंड रिलेशनशिप में है तो आप शादी नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है दोस्तों हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कि अगर दो व्यक्ति आपस में सपिंड नातेदारी में हैं तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति सपिंड रिलेशनशिप में है या नहीं, उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? उसकी जानकारी के लिए दोस्तों हमें फिलहाल के लिए एक बेसिक टर्म याद रखनी है कि अगर हम माता की साइड से चेक करेंगे तो हमें ऊपर की साइड में जाना है दोस्तों 3 टर्म तक, तीसरी पीढ़ी तक। लेकिन अगर वहीं पर हम पिता की साइड से देखेंगे तो हमें जाना है दोस्तों ऊपर की 5वीं पीढ़ी तक। ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके माइंड में आने चाहिए जब भी सपिंड रिलेशनशिप आएगी। सपिंड रिलेशनशिप को कहाँ डिफाइन किया गया है? 3 की सब क्लॉज F में। कोई व्यक्ति अगर सपिंड रिलेशनशिप में है तो उनकी शादी क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति ऐसी मैरिज करता भी है तो वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। ठीक है, शून्य हो जाएगी। अब 2 व्यक्ति जो शादी करने वाले हैं उनको कैसे देखेंगे कि भाई ये व्यक्ति आपस में सपिंड रिलेशनशिप में है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि माता की साइड से हम जाएंगे ऊपर की तीसरी पीढ़ी में और पिता की साइड से हम जाएंगे कौन सी? 5वीं पीढ़ी तक। तो फिलहाल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि मदर की साइड से कहाँ पर जाना है आपको? 3 पीढ़ी तक। और फादर की साइड से कहाँ तक जाना है? ऊपर 5वीं पीढ़ी तक। ठीक है, और अगर 2 व्यक्ति आपस में सपिंड नातेदारी में है तो उनकी क्या शादी हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का मतलब क्या है? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट उसको अलाउ नहीं करता, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में उसकी शादी नहीं हो सकती। अन्य जगह पर हो सकती है, अगर वो चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट में करा सकता है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट उसकी परमिशन नहीं देता। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे। अब मैं इसका एक नेक्स्ट लेवल आपको बताने जा रहा हूँ। वो है दोस्तों, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि हमें मदर की साइड से जाना है तीसरी पीढ़ी तक, फादर की साइड से जाना है 5वीं पीढ़ी तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति है, इसको हमने मान लिया एक व्यक्ति जो क्या जा रहा है? शादी करने जा रहा है। तो इसकी अगर कोई मदर हुई और मदर का क्या हुआ? या तो मदर का फादर हो सकता है या फिर मदर की मदर हो सकती है। और अगर इसके भी ऊपर जाऊं मैं तो इसकी क्या होगी? मदर की फादर फादर, ये मान लिया हमने। तो ये जो 4 पीढ़ी हो गई ऊपर की साइड में दोस्तों, जो यहाँ तक की पीढ़ी है ना, ये वाली 3 पीढ़ी तक, ये क्या है? आपस में सपिंड रिलेशनशिप में है। अब आप कहोगे कि भाई सपिंड रिलेशनशिप में कैसे आए हैं? क्योंकि दोस्तों अगर आप जिस भी व्यक्ति की शादी होने जा रही है उसके अगर माता की साइड से ऊपर की साइड में जाओगे तो माता की साइड से कितनी रिलेशनशिप गिननी है आपको? 3 ऑर्डर चेक करने हैं ऊपर की साइड में। एक हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो आपका जो सपिंड रिलेशनशिप बैठता है दोस्तों वो केवल यहीं तक बैठता है। कहाँ तक? ये वाला, यहाँ तक, 3 रिलेशनशिप तक। क्योंकि हमने क्या किया है दोस्तों? मदर की साइड से ऊपर गए हैं। ये क्या है? मदर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति क्या ये आपस में सपिंड है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये व्यक्ति आपस में सपिंड नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं फादर की साइड से। फादर की साइड से दोस्तों सपोज करो हमने इसको भी क्या मान लिया? फर्स्ट पर्सन मान लिया। ऐसे ही इसके पिता ये, इसके पिता ये भी फादर दोस्तों ये। तो ये कितनी पीढ़ी होगी? 1 2 3 4 5। तो ये जो रिलेशनशिप हुई यहाँ तक दोस्तों, ये कौन सी हो गई? सपिंड रिलेशनशिप हो गई। लेकिन अगर इसके ऊपर मैंने इसके भी फादर को ले लिया ना, यानी कि ये वाला ले लिया बंदा, तो यहाँ तक की जो रिलेशनशिप है ये वाली क्या है दोस्तों? सपिंड रिलेशनशिप में आएगी। लेकिन अगर इसकी और इस व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो ये सपिंड रिलेशनशिप में नहीं आएगी। अब आपके ये रिलेशनशिप समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहाँ पर देखो, इससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा जो लेक्चर सीरीज में शुरू करने वाला हूँ 10 दिन के अंदर ही। ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा कि भाई आपकी शादी इनके साथ में हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वैसे ही एक्सप्लेन कर लिया। बस आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि सपिंड रिलेशनशिप का अगर क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर आता है? 3 की सब क्लोज F में या फिर 3 की सब क्लोज च में। ठीक। दूसरा, अगर 2 व्यक्ति सपिंड रिलेशनशिप में हैं तो वो शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो आंसर होगा नहीं कर सकते। हिंदू मैरिज एक्ट उसकी परमिशन नहीं देता। बाकी जगह कहीं भी कर सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो शादी नहीं कर सकते। ठीक।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है कि सपिंड संबंध में जो हिंदुओं के पितृ और मातृ पक्षों को निकट संबंधियों में से विवाह का प्रतिषेध करता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ने डिस्कस किया कि जो सपिंड रिलेशनशिप है वो क्या कहती है, एक्सोगेमी यानी कि विजातीय विवाह के सिद्धांत पर कार्य करती है। विजातीय विवाह का संबंध क्या होता है कि अपने स्वयं के समूह से बाहर जाकर कोई विवाह की जो प्रथा है उसको उसने फॉलो किया है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि भई ये एक्सोगेमी होना चाहिए, मतलब होता है। देखो दोस्तों अभी मैंने बताया कि आपको माता की साइड में कितना जाना है, 3 स्टेप जाना है, और फादर की साइड से कितने स्टेप जाना है, 5 स्टेप जाना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ आप अपने मामा की बेटी से शादी कर सकते हो, तो आप मुझे इसी सपिंड रिलेशनशिप के हिसाब से बताओगे अभी कि हमारी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती मामा की लड़की से। अब देखो सपोज करो कि हम इस लड़के की शादी कराना चाह रहे हैं जिसको हमने क्या मान लिया, सन। इसकी क्या हुई, मदर होगी। मदर के बाद इसके क्या हुए, मदर के फादर हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से नोट करो हम जा रहे हैं किसकी साइड से जा रहे हैं, मदर की साइड से जा रहे हैं। तो हमें कहाँ तक जाना है, 3 यूनिट तक, 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो हम यहाँ पर रुक गए। अब हमने देखा कि जो ये व्यक्ति है माता के फादर हैं, इनका क्या हुआ, इनका सन हुआ, यानी कि मदर फादर सन। ठीक है, अब इनकी एक बेटी हुई, उस बेटी को हम मान लेते हैं मदर फादर सन डॉटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि एक तरीके से ये आपके क्या हो गए, नाना हो गए, और ये आपके क्या हो गए, मामा हो गए, और ये क्या होगी, मामा की लड़की होगी, डी फॉर डॉटर। अब देखो ये क्या है दोस्तों, लड़की है, और ये क्या है, मामा है, यानी कि फादर है। अब फादर की साइड से हमें कितने स्टेप जाना है, 5। लेकिन हम पहला स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप ये किया, तीसरा स्टेप ये किया, हमें 3 स्टेप ऊपर जाने पर ही अपने क्या मिल गए, कॉमन एंसेस्टर मिल गए, यानी कि समान पूर्वज मिल गए। जब हमें कॉमन स्टेप 3 ऊपर जाने पे ही हमें क्या मिल गए, अपने समान पूर्वज मिल गए। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का, इस लड़के का और इस लड़की का आपस में कैसा रिलेशन है, सपिंडर रिलेशनशिप है। तो सपिंडर रिलेशनशिप जब इन दोनों में हो गया, इसका मतलब इन दोनों की शादी नहीं हो सकती आपस में। तो ऐसा देखो हमारा जो हिंदू लॉ है वो इस बात की जानकारी हमें देता है, जो कि हमारे प्राचीन जो प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, उनमें उनके आधारों पर ही इसको बनाया गया है। तो देखो कितनी अच्छी बात हमें यहाँ से पता लगती है कि भाई हम मामा की लड़की से शादी नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके माइंड में सेटअप कराऊंगा कि भाई हमारी यहाँ पर शादी हो सकती है नहीं हो सकती। तो देखो हिंदू मैरिज एक्ट ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करता, ऐसी चीज़ों को परमिशन नहीं देता। बाकी आप किसी अन्य धर्म के बारे में देखोगे, जैसे इस्लाम है, मुसलमानों को क्या होता है कि वो अपने चाचा ताऊ के अंदर ही क्या कर लेते हैं, शादी हो जाती है उनकी, मामा की लड़की के साथ में, चाचा की लड़की के साथ में। इस तरीके से आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। वो एक अलग से इस्लाम की खूबसूरती है कि भाई यहाँ पर ऐसा फॉलो हो जाता है। लेकिन हर एक धर्म की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं कि भाई वहाँ पर ऐसा फॉलो करना एक कॉमन चीज़ मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या नहीं मानी जाती, एक कॉमन चीज़ नहीं मानी जाती। इसलिए जो सपिंडर रिलेशनशिप है दोस्तों, उसमें अगर 2 व्यक्ति आपस में होते हैं तो उनकी शादी को बैन माना जाता है। हमारे यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि माता की साइड से अगर 3 ऊपर जाएंगे और फादर की साइड से 5 ऊपर जाएंगे, अगर हमें कॉमन एंसेस्टर मिला तो वो सपिंड रिलेशनशिप होगी। और यहाँ पर हमें माता की साइड से 3 गए, और जो ये पिता था इस लड़की का, इसकी लड़की की साइड से हमें 5 स्टेप ऊपर जाने थे, लेकिन हम 5 ना जाकर तीसरे ही स्टेप पे हमें क्या मिल गए, कॉमन एंसेस्टर मिल गए। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, आपस में सपिंड रिलेशनशिप में है। ठीक है, आई थिंक अब आपके थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिटी आने लगी होगी हल्के हल्के से माइंड में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक हिंदू विवाह के पक्षकार आपस में एक दूसरे के सपिंडा हैं तो वो विवाह कैसा होगा दोस्तों। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था आपको, वॉइड हो जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा। और शून्य विवाह की डेफिनेशन दोस्तों कहाँ पर दी गई है, सेक्शन 11 में। और वॉइडेबल की कहाँ पर दी गई है, सेक्शन 12 में। ठीक है, तो अब आपको हल्के हल्के से धीरे से सेक्शन को भी याद करना है कि जो शून्य यानी कि वॉइड है उसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, सेक्शन 11 में। और वॉइडेबल अर्थात शून्य करने की डेफिनेशन कहाँ पर है दोस्तों, सेक्शन 12 में।
ठीक है, आज हम इस बात को नहीं समझ रहे कि भाई शून्यकर्णीय विवाह क्या होता है और शून्य विवाह क्या होते हैं, इस बात को नहीं समझ रहे। फिलहाल के लिए सेक्शन याद रखो, शून्य सेक्शन 11, शून्यकर्णीय सेक्शन 12। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, सपिंड नातेदारी पिता और माता की तरफ से हिंदू विधि में फैला होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप होती है वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, फादर की साइड से कितनी होती है और मदर की साइड से कितनी होती है। तो देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि माता की साइड से 3 और फादर की साइड से 5। तो देखो वही ऑप्शन होगा इसका जहाँ पर भी लिखा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है माता की साइड से 3, पिता की तरफ से 6, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट, पिता की तरफ से 5, माता की तरफ से 4, ये भी गलत क्योंकि 4 की जगह क्या होता 3। नेक्स्ट दोस्तों, पिता की तरफ से 5, माता की तरफ से 3, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, सपिंडा नातेदारी लागू होती है माँ की तरफ से 4 पीढ़ी, गलत। माँ की तरफ से कितनी होगी भाई 3 पीढ़ी होंगी। माँ की तरफ से 5 पीढ़ी, ये भी गलत क्योंकि 5 पीढ़ी किसकी साइड से होंगी दोस्तों, फादर की साइड से होंगी। और मदर की साइड से कितनी होगी 3, तो माँ की तरफ से 3 पीढ़ी, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हिंदू विधि के अंतर्गत आरोही क्रम में सपिंड संबंध विस्तारित हैं। आपको बताना है कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है वो लाइन ऑफ असेंट अंडर द हिंदू लॉ एक्सटेंड्स। देखो यहाँ पर लिखा है लाइन ऑफ असेंट। लाइन ऑफ असेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि ऊपर की ओर जाना है हमें, वंशज की तरफ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि ये जैसे सन है, इसके फादर हो गए, फादर 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 फादर, तो ऊपर की साइड में हम क्या आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या है हमारा पूर्वज है। यानी कि पूर्वज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंसेस्टर बोलते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, डिसेंडेंट यानी कि वंशज होता है। तो इसने कहा है कि लाइन ऑफ असेंट, लाइन ऑफ असेंट का मतलब हुआ दोस्तों जो हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो वो कितने तक फॉलो करते हैं हम, तो फॉलो कितने तक करते हैं भाई, माता की साइड से 3 और फादर की साइड से 5। अब हम फिर से ऑप्शन देख लेंगे, पिता से 3 गलत, पिता से 4 गलत, पिता से 5, 3 पीढ़ी माता से, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जा रहे हैं, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में, जो कि टफेस्ट एग्जाम होता है। जुडिशियरी में भी इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब सोचो आप ऑल इंडिया बार एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, या फिर जो पीसीएस जे होता है जुडिशरी का एग्जाम होता है, या फिर हायर जुडिशरी सर्विस होती है, उन सभी के एग्जाम्स दे रहे हो। अगर आपके सभी के सभी कंसेप्ट क्लियर हैं दोस्तों तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो किसी भी एग्जाम को। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी व्यक्ति के संदर्भ में सपिंड संबंध का विस्तार कहाँ तक है, तो कहाँ तक है दोस्तों, माता के वंशक्रम में 3री पीढ़ी और पिता के वंशक्रम में 5वीं पीढ़ी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिसिद्ध डिग्री और सपिंड संबंध है। आपको बताना है कि जो प्रोहिबिटेड डिग्री होती है और सपिंडा रिलेशनशिप होती है वो क्या है दोस्तों। देखो दोस्तों जब हम इसके ऑप्शन देखेंगे, आपको शायद अगर आपने फैमिली लॉ को कभी पहले नहीं पढ़ा है तो आपके आसानी से समझ में नहीं आएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ कि ये क्या हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे को, मे ओवरलैप ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को अति व्यापन कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, वो क्या है आपस में सपिंडा रिलेशनशिप में है। ठीक है, SR मतलब सपिंडा रिलेशनशिप में है। और दूसरा क्या है कि यदि 2 व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में है, उनकी क्या नहीं हो सकती दोस्तों, शादी नहीं हो सकती। ये बात हमें पता है। लेकिन अगर 2 व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो सकते, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भाई जो व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में होगा वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होगा, वो दोनों में हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मे ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के अति व्यापन हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जो प्रतिसिद्ध डिग्री है दोस्तों, इसको हमने सेक्शन 3 के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं, उसकी सब क्लॉज सी के अंदर इसको परिभाषित किया गया है।
देखो दोस्तों, जैसे ही आप देखोगे सब क्लॉज सी, यहाँ पर लिखा गया है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी कि प्रतिसिद्ध नातेदारी को यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर आप देखोगे 6 डेफिनेशन प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ। इसमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि दो व्यक्ति प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कब कहे जाएंगे, ये भी है, ये भी है, और इसके आगे भी जब ये सारी की सारी आप देखोगे, इसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा बाद में जब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज इस लॉ सीरीज को। ठीक है, बस फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि जो सपिंडा रिलेशनशिप है उसको 3 के सब क्लॉज जी या फिर 6 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। जो व्यक्ति सपिंडा रिलेशनशिप में है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल चलो दे ही देता हूँ। जैसे ये क्या है, एक सन है, ये इसकी क्या हो गई, मदर हो गई, मदर फादर, मदर फादर फादर। ठीक है, हमने कितनी रिलेशन ले ली, कितने स्टेप ले लिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर हम कितने चले गए, 6 स्टेप तक चले गए। अब मुझे बताओ, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, सन है, इससे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको भी काउंट करेंगे। इसको काउंट कर रहे हैं तो मतलब कि फर्स्ट स्टेज ये हो गई, मदर के थ्रू जा रहे हैं हम ऊपर तो सेकंड स्टेज ये हो गई, और ये कौन सी स्टेज हो गई दोस्तों, थर्ड स्टेज। अब जल्दी से याद करो, जब हम मदर के थ्रू ऊपर की साइड जाएंगे तो कितने स्टेप जाएंगे, 3 स्टेप जाएंगे। तो हमें यहीं तक क्या लग गया पता कि भाई ये क्या है, ऊपर की रेंज मदर की साइड से ख़त्म हो चुकी। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाली जो स्टेप है मदर फादर मदर और ये जो एस है, ये क्या दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ सपिंडा रिलेशनशिप में है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं है सपिंडा रिलेशनशिप में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है, एक चौथा स्टेप है और मदर की तरफ से हम काउंट कर रहे हैं तो मदर की साइड से तो हमें 3 स्टेप जाना है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, यहाँ पर सपिंडा में है। समझ में आ रहा है अब आपके? ये बेसिक बात तो आपके समझ में आई गई होगी कि भाई ये तीनों के तीनों व्यक्ति क्या है, आपस में सपिंडा रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये वाला, ये व्यक्ति क्या है, सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं है इसके साथ में। लेकिन अब मुझे आप ये बात बताओ कि अगर इस व्यक्ति की इसके साथ में शादी करा दी जाए तो क्या वो सही होगी या नहीं होगी? देखो आपस में ये क्या है, सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं है। जब सपिंडा में नहीं है तो इसका मतलब शादी हो सकती है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के साथ प्रतिसिद्ध नातेदारी में है, प्रोहिबिटेड डिग्री में है। प्रोहिबिटेड डिग्री में क्यों है? क्योंकि ये क्या है, लीनियर असेंडेंट है। लीनियर असेंडेंट का मतलब ये एक ही साइड में जो ऊपर बढ़ रहे हैं हम वंशज के रूप में, ये इस रेंज में है। तो इसका मतलब ये व्यक्ति और ये व्यक्ति आपस में शादी नहीं कर सकते। इन दोनों की जो रेंज है वो कैसी है दोस्तों, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखो सपिंडा रिलेशनशिप में भी कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो ऐसा भी कंसेप्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी के लिए हल्का सा समझ लो कि हाँ भाई प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है। प्रतिसिद्ध नातेदारी को नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ना उसमें एक एग्जांपल के थ्रू हम सारा समझ लेंगे। बस अभी हल्की सी मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, एक बेसिक फैक्ट्स बताया कि आप हल्का सा कंफ्यूज हो, यहाँ से आपके माइंड में आए कि भाई प्रतिसिद्ध नातेदारी क्या है। आप हिंदू मैरिज एक्ट उठाकर पढ़ो और देखो उसमें कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हिंदू मैरिज एक्ट से पूछी जा रही हैं और क्या क्या नहीं। ठीक है, अभी बेसिक सी बात बताई है। सपिंड रिलेशनशिप हालांकि हमने काफ़ी अच्छे से बेसिक चीज़ें इसकी इसी के अंदर कवर कर ली, लेकिन लॉ सीरीज जब हम पढ़ेंगे उसमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि ए के अंदर एक कथन दिया गया है असर्शन, और उसका आर क्या है, एक रीजन है, तर्क है। तो आपको कोट पढ़ना है और उसके सही स्पष्टीकरण का चयन करना है। तो दोस्तों सबसे पहला है अभिकथन ए, सपिंड संबंध पैतृक दिशा में 5 डिग्री और मातृक दिशा में 3 डिग्री जाते हैं। देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि माता की साइड में 3 और फादर की साइड से 5, ये तो चीज़ अब आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यानी कि ए तो क्या है, करेक्ट है। दूसरा दोस्तों, सपिंड संबंध अगोत्र विवाह के सिद्धांत पर आधारित है। अगोत्र विवाह का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगोत्र विवाह को कहते हैं दोस्तों हम एक्सोगेमी। दोस्तों जब आपने देखा होगा शादी होती है तो शादी में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, गोत्र पूछा जाता है कि भाई आप किस गोत्र के हो।
तो गोत्र में भी आपस में शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक्सोगेमी की वजह से। इसलिए जब मैंने आपको एक्सोगेमी की डेफिनेशन बताई थी, वो यही बताई थी कि आपको अपने समूह के बाहर जाकर क्या करनी है? शादी करनी है। उसी को बोलते हैं हम एक्सोगेमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कथन भी सही है और ये इसका क्या है? सही तर्क भी है। तो ऑप्शन बी यानी कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर और ए दोनों सही है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। जैसे कि आपको मैंने फुल ब्लड का मतलब बताया, फिर हाफ ब्लड बताया, यूटेरिन ब्लड बताया, आपको सपिंडा रिलेशनशिप के बारे में बताया, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में बताया। के साथ हमने जो सपिंडा रिलेशनशिप है उसमें हमने एक्सोगेमी को देखा कि भाई एक्सोगेमी क्या होती है। प्रतिसिद्ध नातेदारी में हमने एक स्टेप जानने की कोशिश करी है अभी आज, हल्का सा बेसिक सा। बाकी हम कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि हाफ ब्लड, फुल ब्लड और यूटेरिन ब्लड क्या क्या होते हैं। इनमें हस्बैंड एक से ज़्यादा है तो क्या होगा, वाइफ एक से ज़्यादा है तो किस रिलेशनशिप में माने जाएंगे, और अगर दोनों सेम है तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश करी। साथ में मैं आपको बोलूँगा कि इनकी जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 3 के अंदर, उसको आपको काफ़ी अच्छे से देख लेना है कि भाई फुल ब्लड, हाफ ब्लड किस सेक्शन के अंदर आता है, यूटेरिन ब्लड किस सेक्शन के अंदर आता है, जो सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है वो सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।